तमाम दोस्त काफ़ी बरसों से सिंध असम्बली की कार्रवाई को कवर कर रहे हैं और आप जानते हैं 2-4 ऐसे अरकान हैं जिनका मकसद ये होता है कि वो जो हाउस की कार्रवाई है उसको डिस्टर्ब करें और सिर्फ मीडिया में कोई उल्टी सीधी खबरें पैदा करके जगह बनाएं। और वो बहरहाल हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको मौका ना मिले, लेकिन पिछले कई दिनों से उनको मौका नहीं मिला और कुछ 1-2 ताज़े वाक़यात हुए जिससे तवज्जो हटाने के लिए आज ये सारा ड्रामा किया गया। उन्हें कहीं शायद ये डर होगा कि अलीमा ख़ान की अमेरिका की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई मेंबर खड़े होकर बात ना कर ले, और जो लोग कल तक आसिफ अली जरदारी साहब की खुफिया प्रॉपर्टी को उसका इंकशाफ करके और उनको डिस्क्वालीफाई करवाने जा रहे थे, और अब ये चूँकि अलीमा ख़ान साहिबा की अभी तो ये 3 निकली हैं प्रॉपर्टियाँ, लेकिन अभी सुना है कि और भी बहुत सारी और बहुत सारे ममालिक में निकलने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि जानबूझकर PTI के दोस्तों ने दीगर जो जमातें थीं उनके मेंबरान को भी इस्तेमाल किया और उन्होंने हाउस से उनको बाहर निकाला। हालांकि जो कार्रवाई को समझते हैं, जो पार्लियामेंट में लोग मुंतखब होते रहते हैं और ख़ास तौर पे अगर अपोजिशन फ़ाल हो तो वो जो क्वेश्चन आवर होता है या जो अपोजिशन का बिज़नेस होता है उसको वो इस्तेमाल करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाने के लिए। लेकिन जो अपोजिशन क्वेश्चन आवर का बायकाट कर ले, जो अपोजिशन अपने बिज़नेस को छोड़कर चली जाए और उसकी ज़िम्मेदारी जो है हुकूमत पर आयद कर दे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी नाअहली और नालायकी कोई हो नहीं सकती है। उन्हें अपने रवैये पे गौर करना चाहिए कि उन्हें रोज़ाना असम्बली में 1 घंटा मिलता है सवालात की सूरत में कि वो अपोजिशन में बैठ के हुकूमती वज़रा से सवाल उठाएँ, उनसे जवाब मांगें, और ये उनका हक़ है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको मुतमईन करें। लेकिन अगर वो ख़ुद अपना टाइम और अपनी स्पेस छोड़ देंगे तो इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं पर आयद होती है। कोई मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहबा की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ऐसा काम नहीं किया गया जो गलत था। जिस तरह क्वेश्चन आवर में सवालात थे वो बारी बारी सवाल उठाए गए, बार बार उनको कहा गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करें। उसके बाद जो एडजर्नमेंट मोशन थे, प्रिविलेज मोशन था, वो स्पीकर साहबा ने वहाँ बुलाया है, आवाज़ उठाई है, उनका नाम लिया मेंबर्स का, लेकिन अगर वो मेंबर्स असम्बली से बाहर है तो उसका मतलब ये है कि वो अपने बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब ये नहीं हो सकता कि स्पीकर साहबा रुक जाएं और कहें कि नहीं उन साहब को आने दें, उसके बाद हम कार्रवाई चलाएंगे। तो ये इस्तेहकाक तो हो सकता है किसी का, ये हुकूमत का इस्तेहकाक तो हो सकता है कि हम होल्ड कर ले और हम उनको जाकर कहें कि आगे अपना बिज़नेस देख लो, लेकिन हमारे ऊपर ये कर्जा नहीं है उनका, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि हम जाएँ और रोकें और फिर उसके बाद उनको मौका दें। जब किसी शख्स को अपने हक़ का ख़ुद एहसास नहीं है और फिर वो गिला हमसे करते हैं कि हमने उनका हक़ जो है मारा है, तो मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि अपोजिशन को पिछले 3-4 दिनों में कोई मौका नहीं मिला था, लेकिन आज चूँकि शायद उन्हें ख़दशा था कि कहीं से कोई आवाज़ आ जाएगी, अलीमा ख़ान साहिबा चूँकि आज के दिन की जो है वो दुखती रग है, कोई उस पर हाथ ना रख दे, कोई पैर ना रख दे, इसलिए उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया था। अच्छा, ये बताएं कि अलीमा ख़ान कैसे उनकी दुखती रग हो गई? वो तो उनकी अब वो है जिनके बारे में अरबों रुपए निकल आए, तो दुखती रग कैसे हो गई? लाजमी है, एक स्टेटमेंट आया था जब वज़ीर आज़म नहीं थे, तो शायद ये स्टेटमेंट नज़र से गुजरा था कि उनकी वालदा जब बीमार थी तो खुद वज़ीर आज़म ने कहा था कि इतने पैसे हमारे पास नहीं थे कि उसका बर वक्त ऐसा इलाज हो। देखें, ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि जो लोग भुट्टो ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान की जो माली हैसियत है उस पर सवालात उठाते हैं, तो बहुत आसान है, आज से 50 साल 100 साल पहले उनके ख़ानदान को देख लें, और जो अब नो दौलती हैं, जो अब हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके भी 50 साल या 100 साल पहले जो ख़ानदान था या उनके जो आबा अजदाद थे, उनके पास जो जायदादें थीं या जो दौलत थी उसको देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके पास पैसे ख़ानदानी विरासत के नतीजे में मुंतकिल हो रहे हैं और कौन से ख़ानदान और लोग वो हैं जो अब जाके पैसों में खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तमाम लोगों ने गलत तरीके से पैसे कमाया होगा, लेकिन अगर कोई शख्स दावा ये करता हो कि जी मैं तो इस मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ और इस मुल्क के लोग जो मुल्क से बाहर जायदादें ख़रीदते हैं और मुल्क से बाहर पैसा रखते हैं वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, उस मुल्क के खैरख्वाह नहीं हैं। लेकिन अब अगर चीज़ें ये सामने आ रही हों कि इमरान खान साहिबा के ख़ुद फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी अरबों रुपए की जायदाद मुल्क से बाहर है, चलें बाहर होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जायदाद छुपाई गई है,
वो जायदाद डिक्लेयर नहीं हुई है, वो जायदाद खुफिया है, वो जायदाद बेनामी है। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की बहनों के पास या ख़ुद खान साहब के पास उनके पास कौन से वसाइल हैं जिसके ज़रिए उन्होंने ये जायदाद ख़रीदी है। हम हमेशा एक बात पूछते रहे, मैं आज दोबारा पूछता हूँ, इमरान खान साहब अपना ज़रिया आमदनी बताएं। वो दावा करते हैं जी बिलावल हाउस इतना बड़ा है तो फ़लाँ हाउस इतना बड़ा है। मैं दावे से कहता हूँ कि इस मुल्क में जितने सियासी लोग हैं, अगर किसी शख्स का सबसे बड़ा घर और महल है वो इमरान खान साहब है। रकबे में, कीमत में उससे बड़ी जायदाद किसी सियासी लीडर के पास इस वक्त नहीं है। तो जो शख्स खुद ऐसे ही असासे रखता हो जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसे हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी और की तरफ उंगली उठाए। पहले वो खुद जवाब दें। कल वो अपोजिशन में थे, आज वो वज़ीर आज़म हैं। आज उनके ऊपर सवालात उठाएं, वो बताएं कि उनकी बहन के पास जो प्रॉपर्टी है और कौन कौन सी है वो भी बताएं, एक साथ बताएं कि कहाँ कहाँ पर है। जिस तरह ये खुद अगर खुफिया प्रॉपर्टीज़ बेनकाब होती रहेंगी, उनके ऊपर मज़ीद सवालात उठेंगे। बेहतर ये कि खुद बताएं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि और जायदादें निकलेंगी, और हमें ये यकीन है और ये मुतालबा मैं बार बार कर रहा हूँ कि शौकत खानम मेमोरियल के लिए जो चंदा और ज़कात और खैरात इकट्ठी की जाती है उसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। आपके इल्म में होगा कि एक केस इलेक्शन कमीशन में है जो अकबर बाबर साहब ने किया हुआ है, जो फॉरेन फंडिंग पीटीआई को मिलती है उसके हिसाब किताब की बात हो रही है। ये हर शख्स को कहते हैं कि जी हम तो खुली किताब हैं। उस केस में ये पिछले कई बरसों से भाग रहे हैं और अपनी तफसीलात फराहम नहीं कर रहे हैं। सईद गनी साहब, अपोजिशन ने डिमांड की है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप उन्हें दी जाए। स्टैंडिंग कमेटीज़ की बात हुई है, 14 स्टैंडिंग कमेटीज़ की उन्होंने डिमांड की है। क्यों नहीं बना रहे आप स्टैंडिंग कमेटी? स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाने में कोई हर्ज नहीं और बन जाएंगी, जल्दी बन जाएंगी। स्टैंडिंग कमेटीज़ बनती हैं जब असम्बली का सेशन हो रहा हो उसी दौरान में, चूँकि असम्बली से वो करारदाद पास होती है या फिर ये कि इलेक्शन उसके होते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी जहाँ तक डिमांड की बात है, डिमांड अपोजिशन का हक है, वो करते रहें। जो कानून के दायरे में होगी वो मान लेंगे, जो नहीं होंगी हम नहीं मानेंगे। ये तो नहीं कि कल को अपोजिशन के वज़ीर आला भी हमारा होना चाहिए तो हम ठीक है जी आपको देते हैं। कल वो कहें कि जी ये बता दें, आज बिलावल हाउस में आपका योम एहतसाब होगा, आपकी कारकर्दगी रिपोर्ट देखी जाएगी और आप अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी है और अगले नंबरों? मैं इस पे आने से पहले अगर एक बात और कर लूँ फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कल जी काबीना ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का जो नाम ECL से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो उन्होंने नहीं किया और वो नाम अभी तक मौजूद है। इससे इस हुकूमत की बदयानती वाज़े होती है और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई शक व शुबा में नहीं रह जाता कि JIT ने जितना काम किया है उसमें हुकूमती मदाखलत बहुत ज़्यादा थी। और उसका एक सबूत ये भी है कि JIT जिसका ये मैंडेट नहीं था और जिसका इजहार चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी किया कि JIT ने अपने जो मैंडेट था उससे तजावुज़ किया है, उसका ये मैंडेट नहीं था कि वो हुकूमत को लिखे, वो वजारत दाखिला को लिखे कि ECL में नाम डाल दो या किसी को कुछ कर दो। उनका काम सिर्फ ये था कि वो JIT की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें और फिर सुप्रीम कोर्ट का काम था कि वो उस पर वो जो भी फैसला करना चाहें करें। लेकिन JIT ने बराह रास्त हुकूमत को नाम भेजे और हुकूमत ने फौरी तौर पर वो नाम ECL में डाल भी दिए। अब जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि कम से कम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम और चीफ मिनिस्टर सिंध का नाम और एक शख्स जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे उनका नाम, फारूक H नाइक साहब का नाम और अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके एक भाई हैं, शायद कोई वकील हैं, उनका नाम और शायद कुछ और भी का होगा, उनके नाम निकालने के वाजे जो है वो ऐलान किया चीफ जस्टिस साहब ने। लेकिन काबीना ने उनके नाम नहीं निकाले। और ये चीज़ आपके जहन में होगी कि जैसे ही ये JIT की रिपोर्ट आई तो ये बार बार इन PTI के लोगों की तरफ से कहा गया कि किसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को हम हटाना चाहते हैं, किसी ने कहा हम गवर्नर रूल लगाना चाहते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो ये वाज़े हो गया कि इनका असल मकसद कोई और नहीं, सिर्फ़ एक सूबे की हुकूमत को ख़त्म करना था। ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कहीं पर भी कोई ऐसी हुकूमत मौजूद ना हो जो PTI के साथ मुकाबला कर सके। आज अगर आप देखें कि तमाम सूबों की हुकूमतों और वफाक की हुकूमतों में अगर कारकर्दगी आप देखेंगे, गवर्नेंस आप देखेंगे, तो सूबा सिंध की हुकूमत उनसे बहुत आगे है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कल असम्बली में भी बताया कि इस वक्त मुल्क में एक मुआशी बहरान है, लेकिन उसके बावजूद सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने जो अपनी कलेक्शन की है वो तकरीबन 14.5% उसमें इजाफा हुआ है। बकिया तमाम सूबों में नेगेटिव जो है उनकी ग्रोथ हुई है। मैं मुतालबा ये करना चाहता हूँ कि जितनी तेज़ रफ्तारी से
पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम ECL में डाला गया था, अलीमा खान साहिबा का नाम भी ECL में डाला जाए। जिस तेज़ी के साथ GIT बनाई गई थी FIA के ज़रिए पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के सिलसिले में, उसी तरह एक GIT बनाई जाए, लेकिन उस GIT के अंदर जो पार्लियामेंट में अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इसलिए कि सरकारी इदारों पर बनाई गई GIT जो है वो वही करेगी जो उसको हुकूमत कहेगी, इसलिए कि वजारत दाखिला जो है वो इमरान खान साहब के पास है, FIA जो है उनके मातहत है, लिहाजा GIT ज़रूर बनाई जाए अलीमा खान साहब के ऊपर जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर, और उस GIT में पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। सिंध दुश्मनी के मुतालिक जो बयानात इनके आ रहे हैं वज़रा के, सिंध में गैस का बहरान है, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, सिंध हुकूमत को जो पैसे मिलने चाहिए वो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ 5 महीनों में 92 अरब रुपए कम दिए गए। और फिर ये सवाल हमसे उठाते हैं कि जी मामलात आपके क्यों नहीं चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं जी हम गवर्नर के ज़रिए इतने अरब रुपए खर्च करेंगे। और भाई जितने 50 कर रहे हो 500 अरब खर्च करो, हम उसमें खुशी है, लेकिन जो सिंध का हक है, जो सूबे का हक है, जो NFC में तय हुआ है, वो पैसा पहले सिंध को दो, उसके बाद आप इजाफी अखराजात सिंध के ऊपर करें। अगर मुझे डर ये लग रहा है कि जिस किस्म के बयानात इनके वज़रा सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, सिंध के लोगों के ख़िलाफ़ दे रहे हैं, सिंध के लोगों में इश्तिहाल पैदा हो रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चीफ़ मिनिस्टर साहब से या हुकूमत से, असम्बली से गुजारिश करनी पड़े कि इनके चंद बदकलाम वज़रा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। अगर वफाकी हुकूमत ECL पे नाम डाल सकती है तो सूबाई हुकूमत के पास ये हक़ और इख्तियार है कि कोई ऐसा शख्स जो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने का सबब बन सकता हो, उसमें सूबे पर हम दाखिले पर पाबंदी लगाएं। आपने जो सवाल, अच्छा साहब मरकज में आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप के मुतालबा कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ सिंध में आप क्यों अपोजिशन को नहीं देना चाहते? उनके नाम बता दो बदकलामों के जिन पर आप पाबंदी लगाना जा रहे हैं या तजवीज़ है, उनके नाम तो बताएं। बदकलाम कुछ नाम बता दें जो आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा इंतशार फैलाए जा रहे हैं और जिनकी वजह से, और सर जिनकी वजह से आप समझते हैं कि सिंध में अमन व अमान की सूरत खराब दें, जो आप जिनको आप बदकलाम कह रहे हैं और जिनकी आप सिंध में पाबंदी लगा सकते हैं। नहीं, लगा नहीं रहे, पाबंदी लगा नहीं रहे। मैंने ये कहा कि उनकी हरकतों से, उनके इक़दामात से, उनके फ़ैसलों से सिंध दुश्मनी का पहलू नुमायाँ होता है, सिंध के लोगों में इज़्तिराब है, सिंध के लोगों में गुस्सा है। वो इस सूबे में आते हैं तो शायद कोई अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो, इसलिए ऐसे लोगों को आमतौर पे होता है ना, मुहर्रम में कुछ लोगों पर पाबंदी लगा देते हैं, कुछ और इवेंट्स क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि भाई फला आदमी अगर अरबाब चांडिया वहाँ जाएगा तो फसाद हो जाएगा, इसलिए पाबंदी लगा दो। तो मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह देती है कि बिल्कुल देती है। अगर इस तरह किसी वज़ीर के कहने से हमारे सूबे में, हमारे शहरों में सूरत हाल ख़राब हो सकने का इम्कान हो, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं ये तजवीज़ दूँ। नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि ये बहुत सारे हो सकते हैं, बिला वजह एक का नाम लूँगा तो वो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। तो हैं बहुत सारे बदकलाम। कल को वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद पे आने पर पाबंदी लगाए, वो तो हम पर वैसे ही लगा रही है। उन्होंने हम पर देखे ना, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर पर जो सबसे ज़्यादा फ़ाल है, जो अपने सूबे का मुकदमा सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पर लड़ता है, जिसका इजहार वज़ीर आज़म ने खुद किया है कि मुराद अली शाह साहब बड़ी तैयारी से आते हैं, हम आपसे बहस नहीं कर सकते, उस चीफ मिनिस्टर को आप पाबंद कर रहे हो, उस चीफ मिनिस्टर को आप उलझा रहे हो। मकसद क्या है कि सूबा सिंध की खिदमत ना कर सकें, मकसद ये है कि वो अदालतों के धक्के खाता रहे, मकसद ये है कि उस मुल्क से बाहर जाकर सूबे का केस वो ना लड़ सके। अगर आप किसी सूबे की हुकूमत को मफलूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने किया नहीं है, वो कर चुके हैं, तो जाहिर है हमारे पास जो हक है हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगता है ये भी मुमकिन है कि अपोजिशन के कुछ लोगों के जो केसेस एंटी करप्शन में चल रहे हैं, अब जो है ना उन केसेस में भी तेजी आएगी और एंटी करप्शन को जो है ना इस हवाले से मैं इसकी मैं थोड़ी वजाहत करूँ। देखें, हमने कभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, आप देख लें पिछले वफाक के 5 सालों, सूबे में 10 सालों, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हमने कभी नहीं की हैं। लेकिन अगर कोई करप्ट है, अगर किसी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो ये उसूल है, बुनियादी तकाज़ा है मैं समझता हूँ इंसाफ का, कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। तो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से ऐसे लोग अपोजिशन में मौजूद हैं जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं और तहकीकात हो रही हैं और हम तहकीकात करेंगे। वो पहले तो जो सिंध हुकूमत गिरा रहे थे और अपनी हुकूमत बना रहे थे,
बता रहे हो तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त भी वापस ले लिए, जो जरदारी की न्यायालय के हवाले से दे दी। तो अब क्या मशवरा देंगे, क्या करें, कैसे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो वजाहत तो वही कर सकते हैं, लेकिन वो सोच रहे होंगे अब अलीमा खान के मुतालिक जो है ना दरख्वास्त लेकर जाए सुप्रीम कोर्ट में। ओके, थैंक यू, बड़ी बात हो गई, खबर दे दी हेडलाइन दे दी आपने। भाई सोच रहे हैं कि सिंध में जो है उधरा पर पाबंदी लगाए वफाक दाखिले पर। हाँ, उनके आने से सिंध अब खत्म हो गया खबर, अब हो गई बात। मुशीर कानून व इतलात सिंध बैरिस्टर मुर्जा वाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ साथियों, यार क्या मसला है आपके साथ भाई? नहीं, मसला क्या आपके साथ? ये वन हम आपकी मर्जी से थोड़ी चलेंगे यार। अबे कैमरे हो